साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी लगातार तमाम तरह के कई स्तर पर संकटों से जूझ रही है और अब कांग्रेस पार्टी ने भी उसको घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी आज नीतीश कुमार का घर घेरने वाली है, यानी वहां पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है और उस पर कांग्रेस के तमाम नेता इस समय पटना पहुंचे हुए हैं। सचिन पायलट पटना पहुंचे हुए हैं, कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंचे हुए हैं और तमाम नेता वहां पर इस समय नीतीश कुमार इन नेताओं के निशाने पर है। पार्टी अपनी जो उसकी आंतरिक समस्याएं हैं उससे तो जूझ ही रही है। वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद, ये प्रस्ताव संसद में पारित होने के बाद जिस तरह से पार्टी के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरी ओर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अब प्रत्यक्ष रूप से उनको संकेत देने लगी है कि वो अगले चुनाव के बाद न तो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और न ही पार्टी उनको यानी एनडीए गठबंधन उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने जा रहा है। ऐसे में अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है नीतीश कुमार के खिलाफ। तो क्या वजह है, क्यों उसको घेरा जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है। और इसके अलावा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके अपने वायदों की भी याद दिलाई है कि 1 साल पहले आपने जो वायदे किए थे वो कहाँ हैं, बेरोजगारों से आपने वायदा किया था वो कहाँ पर है, उसको अब तक पूरा नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बनारस में है और वहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। लेकिन पहले बात करते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है, अपनी पार्टी के भीतर उनका विरोध हो ही रहा है। तो ये जो ताज़ा मामला है और इस पर सुनाएंगे सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के घर को घेरने की बात जिस तरह से हो रही है, लगातार वहां कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, सवाल उठ रहे हैं। तो नीतीश कुमार, अमलेंदु जी, इस तरह से कहिए कि अब अपनी पार्टी, अपने गठबंधन और विपक्ष सबके निशाने पर इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार अब सबके निशाने पर हैं। अपनी पार्टी के अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा संकट झेल रहे हैं और दूसरा विपक्ष जो है काफ़ी ज़्यादा हमलावर है। एक तो जो कांग्रेस की नौकरी दो यात्रा निकली, उसका एक तरीके से समापन कहा जा सकता है। और आज कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो सुबह 10 बजे, मतलब घोषणा थी कि सदाकत आश्रम जो उनका ऑफिस है कांग्रेस का, वहां से मुख्यमंत्री आवास तक जो वो मार्च करेगी, उनका घर घेरेगी। और तो एक बार अमलेंदु जी, ये इस समय अभी डिले हुआ है लेकिन इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक बार सीधे रुक करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की हो रही है, सचिन पायलट उसमें कुछ कह रहे हैं। क्या है, क्यों घर घेरा जा रहा है, कौन से इश्यूज है, सीधे रुक करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहां कांग्रेस के तमाम नेता मीडिया से बात कर रहे हैं। कुमार के घर के बाहर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी और कन्हैया कुमार लेकर निकले थे यात्रा, पलायन रोको नौकरी दो। उस यात्रा में राहुल गांधी भी पहुंचे थे और जो बड़ा संकट है बिहार में, ये जो 2 मुद्दे हैं युवाओं के से संबंधित, यानी पलायन वहां से हो रहा है और नौकरियां नहीं है, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे से संबंधित है। पलायन इसीलिए हो रहा है कि नौकरियां नहीं है और नौकरियां अगर निकल रही हैं तो किस तरह से वहां पर पेपर आउट हो रहा है और परीक्षाओं में धांधली हो रही है, यानी जो वैकेंसीज निकल भी रही हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर है। बिहार की सरकार जो एनडीए सरकार है उसके खिलाफ हमलावर है और अब उसको चुनाव के समय नीतीश कुमार जब अपनी पार्टी के भीतर भी संकट से जूझ रहे हैं, एनडीए गठबंधन के भीतर भी संकट से जूझ रहे हैं, अब विपक्ष का हमला भी उनके खिलाफ तेज हो रहा है। जी, विपक्ष का हमला काफी तेज हो रहा है और लगातार मुद्दों के आधार पर तेज हो रहा है। तो होता है कि सिर्फ चुनाव है तो इसलिए हो जाए, लेकिन जो अब सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जो सवाल उठाए गए उन सवालों पर नीतीश कुमार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तक जो था वो सुशासन बाबू का उनको तमगा दिया जाता था, वो सुशासन बाबू जो लगातार सवालों के घेरे में कि किस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है। और अब तेजस्वी यादव ने कहा राक्षस राज, कांग्रेस ने कहा उसको जंगल राज। तो अब चाहे उसे जंगल राज कहिए, राक्षस राज कहिए, जो भी कहे विपक्ष, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर भी नीतीश कुमार लगातार घेरे पे, मतलब विपक्ष के निशाने पर है। दूसरा जो नौकरी तो पलायन रोको जो यात्रा है, उसके जरिए नीतीश कुमार को घेरने की काफी ज्यादा कोशिश की गई है। 20 साल से नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं और पलायन लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है। तो पलायन को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन जुटाने होंगे, इसके लिए कांग्रेस ने यात्रा निकाली है। इसके जरिए समीर जी, एक तो ये भी है कि जो युवाओं के मुद्दों को इस पर आकर्षित किया जा रहा है
और दूसरा कांग्रेस की रणनीति ये भी है कि जो मतदाता आरजेडी से नाराज है, तो आरजेडी के साथ जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसे विकल्प चाहिए, तो कांग्रेस उस मतदाता को भी इसके जरिए संबोधित कर रही है कि हम अगर गठबंधन में हैं तो आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे कई चीजें जो है वो संबोधित करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, कई निशाने साधने की कोशिश की जा रही है। और वहां पर जो सबसे बड़ी समस्या है युवाओं की, यानी पलायन रोको और नौकरी दो, ये यात्रा निकाली थी कन्हैया कुमार ने, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और इस यात्रा के अब समापन के बाद वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो बेरोजगारों को और युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी। आरजेडी भी लगातार घेरती रही है नीतीश कुमार की सरकार को, और ये कहती रही है कि जब कुछ दिनों के लिए उनकी पार्टी सरकार में शामिल थी नीतीश कुमार के साथ, उस समय बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरियां दी गई, प्रमाण पत्र दिए गए। तो अमलेंदु जी, ये क्रेडिट तो आरजेडी लेगी ही, क्योंकि तब नौकरियां दी गई और उसके बाद से कोई प्रमाण पत्र नहीं जारी किए जा रहे हैं बड़ी संख्या में। हालांकि कुछ उर्दू ट्रांसलेटर्स को अभी कुछ दिन पहले दिए गए थे, लेकिन जिस तरह से एक बड़ी संख्या में वहां नौकरियां निकाली गई, उसके बाद दी गई, उसका प्रमाण पत्र जारी किया गया, तो उस समय नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे। अब वो एनडीए गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब वो एनडीए गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं और निशाने पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों हैं। कांग्रेस के निशाने पर दोनों हैं, खासकर रोजगार के सवाल पर तो दोनों ही निशाने पर हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि 2 करोड़ रोजगार जो है वो हर साल देंगे। तो वो कहाँ है हर साल जो 2 करोड़ रोजगार दिए जा रहे थे, वो रोजगार कहीं नहीं मिले। और जिस तरीके से नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ थे तब तो नौकरियां निकली, लेकिन उसके बाद नौकरियां नहीं निकली। तो नौकरियां क्यों नहीं निकल रही? अगर तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल में 5.5 लाख से ज्यादा नौकरियां निकल सकती हैं, तो ये नौकरियां अब क्यों नहीं निकल रही, रोक के क्यों रखी जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल नीतीश कुमार के ऊपर उठ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि क्या बीजेपी जो है वो नौकरियां निकालने से रोक रही है, और अभी तक बीजेपी ही जो थी वो नीतीश कुमार को नौकरियां निकालने से रोक रही थी। ये एक बड़ा सवाल जो है बिहार में उठ रहा है सभी। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, और जाहिर सी बात है कि उठेगा, क्योंकि आप जब इंडिया गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं तब वहां पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, नौकरियां निकल रही हैं, लेकिन उसके बाद नौकरियों का अकाल पड़ गया है, और ये फिर ये मुद्दा उठाएगा ही विपक्ष, और जाहिर सी बात है कि चुनाव में उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। इससे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आज जो नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसके लिए सचिन पायलट भी पहुंचे हुए हैं। राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे हैं सचिन पायलट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। सुनते हैं सचिन पायलट ने क्या कहा है नीतीश कुमार के खिलाफ जो कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, उस पर उनका क्या कहना है। पलायन रोको नौकरी दो कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, और उसमें उस यात्रा के दौरान तमाम जगहों पर यात्रा गई, और इसमें बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी रही। युवाओं पर विशेष फोकस है अमलेंदु जी, बिहार के युवाओं पर। बिहार में आने वाले दिनों में 5-6 महीने के बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस तो लंबे समय तक वहां शासन में रही है, भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं रहेगी, लेकिन अकेला शासन, अकेले दम पर उसका भी कार्यकाल वहां पर लंबे समय से 3 दशक से भी ज्यादा हो गया है कि वो सत्ता में नहीं रही, और भारतीय जनता पार्टी तो कभी रही ही नहीं। तो ये जो दोनों वहां की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, इनके लिए तो अहम है ही ये चुनाव। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत मायने रखता है, और इसलिए ये राजनीतिक गतिविधियां वहां पर बढ़ती देखी जा रही हैं। जनता दल यूनाइटेड की स्थिति बहुत ही इस समय कह लीजिए कि एक गंभीर बनी हुई है, क्योंकि उसको पार्टी के भीतर भी चुनौती मिल रही है और पार्टी के बाहर तो मिल ही रही है जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उससे भी उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और एनडीए के अंदर ही समीर जी वक्फ बिल को लेकर भी काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। नेशनल पीपुल्स पार्टी जो एनडीए की सदस्य है, उसके नेता है शेख नूरुल, उन्होंने वक्फ बोर्ड पर जो अधिनियम बना है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और इससे ज्यादा और बड़ी खबर यह है समीर जी कि जनता दल यूके किशनगंज के जिलाध्यक्ष मुजाहिद आलम वो भी इसको चुनौती दे रहे हैं। तो यानी एनडीए के अंदर ही जिन लोगों ने पास भी करवा लिया, वो भी अब इसके खिलाफ उठकर खड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। इधर महुआ मोइत्रा जो हैं, उन्होंने भी इसको चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने तो दूसरे आधार पर चुनौती दी है। उनका कहना यह है कि कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान संसदीय नियमों
नियमों प्रथाओं का उल्लंघन किया गया, जिससे ये 2025 का जो वक्फ संशोधन अधिनियम है ये अवैध, ये असंवैधानिक हो गया है जी। तो ये एक तरह से कहा जाए एनडीए के अंदर ही जो है वो इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल है, और जो और मसले हैं उनको लेकर भी एनडीए के अंदर अब एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह ने कह दिया कि साहब नीतीश, ये बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये अभी तक नहीं कहा है जी। और नीतीश कुमार का सारा कुछ इसी पे जुड़ा हुआ है। अब अश्विनी चौबे ने जिस तरह से कह दिया कि साहब नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए उनको, तो ये बहुत सारी चीजें एनडीए के अंदर चल रही हैं। और आज जिस तरीके से कांग्रेस ने रोजगार को लेकर जो है घेरने का ऐलान किया है कि उनका नीतीश कुमार के घर तक जो है मार्च किया जाएगा, मुख्यमंत्री आवास तक मार्च किया जाएगा, सदाकत आश्रम जो पटना में कांग्रेस का दफ्तर है वहां से, और अभी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, तो सचिन पायलट वहां पहुंचे हुए हैं, सचिन पायलट उसका मार्च का नेतृत्व करेंगे। तो ये अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती है और नीतीश कुमार जो है वो किस तरीके से अपना बचाव करते हैं और एनडीए के अंदर नीतीश कुमार की क्या स्थिति रह जाती है। जी बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी खास तौर पर युवाओं के मुद्दों पर फोकस किए हुए है। बिहार में युवाओं को लेकर, युवाओं की समस्याओं को लेकर ये यात्रा भी निकाली गई। कन्हैया कुमार युवा नेता है पार्टी के और उनके नेतृत्व में यात्रा निकली। राहुल गांधी भी पहुंचे थे इस यात्रा में बेगूसराय में, और बड़ी संख्या में युवाओं ने उसमें उस भागीदारी की और समर्थन दिया। कन्हैया कुमार को सुनते हैं क्या कह रहे हैं और किस तरह से जो युवाओं का समर्थन मिल रहा है उससे कांग्रेस पार्टी वहां पर कितनी आशान्वित है ये भी दिखाई पड़ रहा है। तो सुन लेते हैं कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं। और अभी अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कन्हैया कुमार भी थे, और जैसा अमलेदू जी बता रहे हैं कि अब इसके बाद जो कार्यक्रम है पार्टी का वो नीतीश कुमार के घर तक का, जो उनका सरकारी आवास है वहां तक मार्च करने का है, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से लेकर उनके घर तक का। कन्हैया कुमार को सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। सरकार पर ही नहीं, केंद्र सरकार पर भी हमलावर है। राहुल गांधी ने भी आज एक ट्वीट किया है अब से कुछ देर पहले, और उन्होंने भी इस सवाल को उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वादे याद दिलाए हैं, और राहुल गांधी ने लिखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देश के युवाओं से पहली नौकरी पक्की देने का वादा करते हुए 1 लाख रुपए वार्षिक अप्रेंटिसशिप की गारंटी दी थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गारंटी दी गई थी चुनाव के समय। युवाओं, ये कांग्रेस ने अपनी लोकसभा, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने दी थी। ये राहुल गांधी अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि युवाओं के बेहतर भविष्य और बेरोजगारी से राहत दिलाने के लिए एक क्रांतिकारी योजना थी जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था। आगे लिखते हैं राहुल गांधी की शायद मोदी सरकार को भी इसका अंदाजा था, इसलिए उसने हमारे घोषणा पत्र से नकल करते हुए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस स्कीम से एक भी युवा को लाभ नहीं मिला, क्योंकि 10,000 करोड़ की राशि आवंटित करने के बावजूद बिना उपयोग के वापस कर दी गई। इससे एक बार फिर साफ होता है कि मोदी सरकार के लिए युवाओं का भविष्य कोई मायने नहीं रखता। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है और युवा हताश हैं, तब भी सरकार की ये लापरवाही सिर्फ चौंकाने वाली ही नहीं, शर्मनाक भी है। तो ये वादा भी याद दिलाया है और ये कहा भी है कि कांग्रेस पार्टी ने जब युवाओं के मुद्दों को, बेरोजगारों के मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया तो उसकी नकल करते हुए मोदी सरकार ने भी उसका वादा किया, लेकिन सरकार बनने के बाद उस वादे को भूल गए हैं। और आज ही बिहार में युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। यानी कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में ये पहले भी था और तभी लोकसभा चुनाव के अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया था, अभी भी है। और बिहार में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर निश्चित तौर पर न केवल नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार गिर रहे हैं, बल्कि केंद्र की एनडीए सरकार भी गिर रही है, क्योंकि लगातार पिछले 11 साल से देश में भी एनडीए की ही सरकार है। हाँ बिल्कुल, एनडीए की सरकार है और इसीलिए एनडीए सरकार लगातार गिर रही है। और समीर जी, कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था और राहुल गांधी ने इसको जोर शोर से प्रचारित भी किया था कि पहली नौकरी पक्की, ये कहते हुए। और उसके बाद फिर जिस तरीके से जब पहला बजट आया मोदी 3 का, उसमें बड़े जोर शोर से घोषणा की गई कि साहब वो अप्रेंटिस दी जाएगी और 5,000 रुपया महीने दिया जाएगा, और वो उसके लिए 10,000 करोड़ रुपया तो आवंटित किए गए, और ये बताया गया कुछ बड़ी कंपनियां जो हैं वो इसको प्रशिक्षित करेंगी। और समीर जी, उसके बाद जो है ये 10,000 करोड़ रुपया वापस चला गया, वो लैप्स हो गया, मतलब एक तरीके से, चूंकि वो बजट उससे नहीं आया और नए बजट में इसके लिए कोई नहीं किया गया। मैं देख रहा था समीर जी की जो हमारे केंद्रीय जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में
प्रशिक्षित ड्राइवरों की बड़ी कमी है जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्किल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, उस पर बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है, बताया जाता है कि सब लोगों को दक्ष किया जा रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री स्किल इंडिया योजना चल रही है तो नितिन गडकरी को क्यों कहना पड़ रहा है कि प्रशिक्षित ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं? तो ये इसका मतलब नितिन गडकरी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना पर ही सवाल उठा दिए। तो एनडीए के अंदर और बीजेपी के अंदर खुद भी जो है इस पे लेकर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो आपने 10,000 करोड़ रुपए आवंटन किया था, लेकिन आपने एक भी व्यक्ति को अप्रेंटिस नहीं कराई और आपका वो जुमला साबित हुआ और आपने वो 10,000 करोड़ रुपया वापस भी कराया गया, लैप्स हो गया। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार को यानी मोदी जी की इन नीतियों को शर्मनाक करार दिया है। जी बिल्कुल। और वायदे तो अक्सर दिलाए जा रहे हैं लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हो रहा है और तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग होती है, उस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन मोदी सरकार अपने प्रचार प्रसार में अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाने में लगी रहती है और कई नौकरियां इस तरीके से जोड़ दी जाती हैं तमाम राज्यों में जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इन सारे मुद्दों पर किस तरीके से सरकार घिरती नजर आती है, लेकिन बावजूद इसके वो इन सबको अपनी उपलब्धियां बताती रहती कि हमने इतने रोजगार दिए। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव वहां पर बिहार में सवाल उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासन काल में तभी नौकरियां बटी हैं जब उनके साथ सरकार में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन रहा है। एनडीए गठबंधन के रहते हुए उन्होंने कोई नौकरी नहीं दी है और उस पर नीतीश सरकार जबरदस्त घिरी हुई है और अब कांग्रेस पार्टी इसको जोर शोर से उठा रही है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और अब से कुछ देर बाद वो विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। मार्च हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, जो पटना में ऑफिस है सदाकत आश्रम, उसमें वहां से लेकर और नीतीश कुमार के घर तक चारों ओर से घिरे हुए हैं नीतीश, जाए तो कहा जाए। हालांकि उनके जो शुभचिंतक हैं यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने तो कहा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया जाए, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की मांग को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी के ही तमाम वरिष्ठ नेता विरोध में आ गए हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में ही रहेंगे। हाँ, तमाम लोग आ गए हैं और जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने साफ कह दिया है कि अमित शाह कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो कहीं जाने का कोई सवाल नहीं है। यानी एक तरीके से कहा जाए कि नीतीश कुमार की विदाई का कार्यक्रम बीजेपी ने तय किया है, लेकिन नीतीश कुमार ने तय किया है कि वो बीजेपी के विदा होने से विदा नहीं होंगे, भले ही मुख्यमंत्री रहें या ना रहें। अगर नहीं रहेंगे तो बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, ये शायद उन्होंने तय कर लिया है नीतीश कुमार ने। अब क्या तय किया है क्या तय नहीं किया ये तो वो जाने, क्योंकि नीतीश कुमार के विषय में जो कि लालू प्रसाद यादव ने ही सदन में खड़े होकर कहा था कि हमारे मित्र हैं नीतीश कुमार, लेकिन इनके पेट में दांत है, इसको कोई नहीं गिन सकता। तो उनके पेट में दांत के बारे में जो चर्चा की जाती है तो वो दिखाई पड़ रहा है। तो अब उनके पेट के दांत कैसे गिने जाए, लेकिन ये साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अमित शाह के ये कहने के बावजूद कि ये उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे अगर सरकार बनती है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है सभी। लेकिन ये तमाम चीजें जो है अमलेंदु जी, उस पर ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, घोषित किया जाए। और जाहिर सी बात है कि ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, खुद नीतीश कुमार करेंगे नहीं, ना तो एलजेपी करेगी या फिर दूसरी कोई पार्टी करेगी, हम करेगी। और इसी इंतजार में उनसे समर्थन भी ले लिया गया वक्फ कानून का, जिसको लेकर उनकी पार्टी ही दो फाड़ हो गई है। बड़ी संख्या में नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं। पार्टी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जेडीयू छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में जाने को उत्सुक है। इस तरह से पूरी पार्टी खात्मे की ओर दिख रही है और नीतीश कुमार को अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम कैंडिडेट घोषित करे। और इधर कैंडिडेट तो घोषित नहीं किया है, लेकिन अब उनके बिहार से विदाई का रास्ता तय कर दिया जा रहा है, यानी उसकी प्लानिंग चल रही है कि इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। जाहिर सी बात है कि एक बार आपने उनको वहां भेज दिया तो दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाने का कोई मतलब नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि ये चीज पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार को अब अगर सरकार बनती भी है, बहुमत आता भी है एनडीए का, तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बनेंगे। हाँ। और शायद वो तैयारी कर चुकी है और लेकिन नीतीश कुमार अभी भी इंतजार में है। हाँ, नीतीश कुमार अभी भी इंतजार में है और नीतीश कुमार को लग रहा है कि शायद आखिरी समय पर सब चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी, या नीतीश कुमार इस उम्मीद में है कि जिस तरीके से अभी तक बनते आए हैं 20 साल तक मुख्यमंत्री, इसी तरीके से बार्गेनिंग पावर उनके हाथ में रहेगी तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन समीर जी, वो बार्गेनिंग पावर हाथ में रहेगी या नहीं रहेगी तो समय तय करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में अक्सर जो सोचा जाता है वो होता नहीं है और जो होता है वो सोचा नहीं जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें तो अब नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं ये तो वो जाने, लेकिन जो परिस्थिति
परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार की राजनीति अब बिल्कुल खत्म की तरफ है, खात्मे की तरफ है। लेकिन राजनीति में किसी के भी खत्म होने की घोषणा भी नहीं की जा सकती, बिल्कुल भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। तो अब क्या समीकरण बनता है और क्या होता है वो देखा जाएगा। नरसिम्हा राव का उदाहरण है, हाँ, नरसिम्हा राव का छोड़ चुके थे। नरसिम्हा राव का उदाहरण है, तमाम लोगों का उदाहरण है। 1991 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव की पार्टी जो थी उसका उदाहरण सामने है। और 93 में किस तरीके से कमबैक किया मुलायम सिंह यादव ने। उसके बाद फिर मायावती को लेकर क्या दिया गया था, खत्म हो गई। लेकिन 2007 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, कमबैक किया जबरदस्त तरीके से। फिर अखिलेश यादव ने 2012 में कमबैक किया। तो बहुत सारे उदाहरण इस तरीके के हैं समीर जी, कि जब लगता है कि खत्म हो गया उसके बाद फिर अच्छा अभी बीजेपी को ही आप देख लीजिए, बीजेपी को ही देख लीजिए। नहीं, और नीतीश कुमार को खुद अभी जब कहा जा रहा था, हम लोग खुद कह रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान कि इन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ जो विश्वासघात किया उसकी सजा इनको मिलेगी, लेकिन वो हुआ उसका उल्टा एकदम से। जी, नीतीश कुमार को उसका लाभ मिला, उसका लाभ बीजेपी को भी मिला। और अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं गए होते तो बिहार से ही जो था एनडीए खत्म हो गया होता। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार नहीं बनती, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते। लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी क्या उस एहसान को उतारेंगे नीतीश कुमार के जी, और नीतीश कुमार जो फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या वो परिस्थितियां पैदा होंगी, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन पाए, ये देखने वाली बात होगी सर जी। बिल्कुल। और लेकिन बीजेपी कई स्तरों पर नीतीश कुमार को घेर रही है, और ये इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये कहा जा रहा है अब कि नीतीश कुमार को वास्तव में इन चीजों की जानकारी नहीं है। आरजेडी के तमाम नेता ये सवाल उठा रहे हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं। वो जिस तरीके से उनकी गतिविधियां आजकल देखने में आ रही हैं, उन सबको देखकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ क्या हो रहा है उनको वास्तव में नहीं पता है। अभी हाल में जो वक्फ संशोधन विधेयक पर समर्थन की बात थी, नीतीश कुमार राजी नहीं थे। पप्पू यादव बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी मर्जी से पार्टी ने समर्थन का फैसला नहीं किया, लेकिन अगर फैसला हुआ है तो ये नीतीश कुमार के लिए होगा। और ये भी कहा जा रहा है अमलेंदु जी कि बार बार जो नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा होती है या उनकी गतिविधियां जो वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर, उनके पीछे भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को इस तरीके से वो पब्लिक डोमेन में बताना भी चाहती है कि अब ये किसी जिम्मेदार पद पर बने रहने लायक नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये बताने की कोशिश करती है, ये बताने की कोशिश करती है बीजेपी कि नीतीश कुमार अब जो है बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं और बीजेपी जो है वो टेक ओवर करने के लिए तैयार है। और बाबा जो बयान दिए जाते हैं, अटल जी का सपना पूरा करना है, बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाएगी, लेकिन दिक्कत बीजेपी की ये है कि उसे जो है वो चाहिए भी नीतीश कुमार और नीतीश कुमार नहीं भी चाहिए जी। मतलब तुम्ही से दोस्ती और तुम्ही से दुश्मनी, वो स्थिति नीतीश कुमार के साथ बीजेपी करती है। यानी बिना नीतीश कुमार के बीजेपी का काम भी नहीं चलना है, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अब नहीं बनाना है, इसकी भी तैयारी है। तो दोनों तरह की तैयारी जो बीजेपी कर रही है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार कितने चतुर सुजान हैं कि वो बीजेपी की रणनीति से किस तरीके से पार पा पाते हैं। जी बिल्कुल, कितने हैं। लेकिन नीतीश कुमार का अभी इस बीच में कोई ऐसा कदम नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। पिछले हालांकि दिसंबर जनवरी के महीने में ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार इसी उम्मीद में है कि उनको बीजेपी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी और चुनाव जीतने की स्थिति में एक बार फिर सीएम बनाएगी। लेकिन जो परिस्थितियां, जो राजनीतिक स्थितियां दिख रही हैं, उनको देखते हुए कहीं से ऐसा लग नहीं रहा है। पार्टी के भीतर भी जिस तरह से वो कमजोर होते जा रहे हैं, उनकी पार्टी खुद कमजोर होती जा रही है। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के ही नहीं, तमाम दूसरे लोगों ने भी पार्टी छोड़ी है। उसको देखते हुए ये लग रहा है कि शायद चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ बार्गेनिंग वाली स्थिति में भी न रहे, यानी उनको बहुत कम से कम सीटें ऑफर की जाए चुनाव में लड़ने के लिए, और चुनाव अगर जीतते भी हैं तो फिर उस स्थिति में वो रहेंगे ही नहीं कि वो बार्गेन कर सकें कि मुख्यमंत्री किसका होगा किसका नहीं। बिल्कुल इसका उदाहरण ताजा तरीन महाराष्ट्र चुनाव है, विधानसभा चुनाव। हालांकि वहां पर अच्छा प्रदर्शन एकनाथ शिंदे का भी रहा, और एकनाथ शिंदे के साथ वो स्थिति नहीं थी कि जिस तरह से नीतीश कुमार की है। एकनाथ शिंदे क्लेम भी कर रहे हैं कि उनकी योजनाएं रही जो जिनकी वजह से एनडीए को वहां पर यानी महायुति गठबंधन को जीत हासिल हुई, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं है। पर नीतीश कुमार अब क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। और उधर कांग्रेस पार्टी अब जिस तरह से उनको घेर रही है, आरजेडी जिस तरह से घेर रही है, वो इन सारी मुसीबतों में एक और बड़ी मुसीबत अब खड़ी करने वाली है। तो नीतीश कुमार, जो बिहार में राजनीतिक जो गतिविधियां चल रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है वो नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को होता दिखाई पड़ रहा है, जनता दल यूनाइटेड को। समीर जी, इस समय बड़ी खबर ये है कि सचिन पायलट ने पटना पहुंचकर ड्राइविंग सीट संभाल ली है जी। और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए सचिन पायलट, और अब वो सदाकत आश्रम से
आंदोलन का नेतृत्व करते हुए बढ़ेंगे आगे नीतीश कुमार के घर की तरफ, मुख्यमंत्री आवास की तरफ। ये समय की बड़ी खबर है। विजुअल्स हम लोगों के पास हैं, गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए सचिन पायलट के। हम अपनी टीम से कहेंगे कि अगर वो दिखा सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा कि सचिन पायलट किस तरीके से ड्राइविंग सीट पर गाड़ी में बैठ चुके हैं। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, यानी सदाकत आश्रम पटना में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, वहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर की ओर ये रवाना हो गए हैं और ये मार्च का फैसला किया है कांग्रेस पार्टी ने। तमाम मुद्दों पर जो पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा थी कन्हैया कुमार ने निकाली थी, उसका समापन है और उस समापन के मौके पर यह संदेश मुख्यमंत्री तक देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक। तो ये हम देख सकते हैं, सचिन पायलट इस मार्च को लीड कर रहे हैं। सचिन पायलट और वहां पर कांग्रेस पार्टी के और भी तमाम नेता हैं जो इस पूरे मार्च में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटके पर झटके लग रहे हैं। विपक्षी पार्टियां जाहिर सी बात है उनको घेरेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो उनको एनडीए गठबंधन के भीतर और अपनी पार्टी के भीतर मिल रहा है, खासकर वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद। हाँ बिल्कुल, वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद जो है वो जबरदस्त तरीके से अंदर ही जो है घमासान मचा हुआ है, क्योंकि एनडीए के कई घटक दल जो है अब चिराग पासवान सफाई देते फिर रहे हैं कि उनके पिताजी ने क्या किया था और क्या नहीं किया था, इस तरह की बातें करते फिर रहे हैं। तो यानी सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, नीतीश कुमार को भी सफाई देनी पड़ रही है और चिराग पासवान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई हमको भी मालूम है कि 70% का नुकसान हो सकता है, तो हम अपना नुकसान क्यों करेंगे। और फिर अब वो बता रहे हैं कि वो वक्फ का जो अधिनियम है वो बहुत अच्छा है। तो यानी एक तरीके से ये साफ समझ में आ रहा है कि अगर चिराग पासवान को समझ में आ रहा है कि इसका नुकसान हो रहा है, तो क्या नीतीश कुमार को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका नुकसान हो रहा है जी। तो ये अब देखना है कि आगे क्या होगा। तो कुल मिलाकर समीर जी ये साफ तौर पर समझ में आता है कि एनडीए के अंदर भी अब घमासान मचा हुआ है। अभी तो सीट बंटवारे को लेकर जो है एनडीए में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, चूंकि 40-40 सीटें जिस तरह से बताया जाता है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों मांग रहे हैं। नीतीश कुमार खुद 150 सीट मांग रहे हैं। तो अगर 40-40 सीट चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को दे दी जाएंगी और 150 सीट नीतीश कुमार को दे दी जाएंगी, तो बीजेपी कितने पे लड़ेगी? 243 विधानसभा में। जी बिल्कुल। और एक अमलेंदु जी, जिस एक बड़ा मुद्दा जो भारत में पिछले काफी दिनों से है, उसको लेकर जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की हेड है तुलसी गाबार्ड, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। एक बार सुनते हैं, बाइट उनकी अंग्रेजी में है, लेकिन ईवीएम के बारे में उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, ईवीएम हैक हो सकती है। सुन लेते हैं तुलसी गाबार्ड क्या कह रही है। लेकिन आपको बताएं कि अभी पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसको ईवीएम को बहुत बड़ा फ्रॉड बताया था। तो पहले सुनते हैं तुलसी गाबार्ड को, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुनेंगे और ईवीएम को लेकर क्या कर रही हैं विपक्षी पार्टियां वो भी जानेंगे। आते हैं अब, खैर ये उनका कहना है, लेकिन भारत में विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम में किस तरीके से छेड़छाड़ होती है और पूरी चुनावी प्रक्रिया को उससे प्रभावित किया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी जब कांग्रेस पार्टी का 8 और 9 अप्रैल को राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, बहुत तो उन्होंने जमकर प्रहार किया ईवीएम पर और कहा ये फ्रॉड है, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाया और ताज़ा तरीन उदाहरण उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव का दिया। तो ईवीएम को लेकर एक देशव्यापी जो आंदोलन की तैयारी में है विपक्षी पार्टियां, और दूसरी पार्टियों का भी उस पर समर्थन है जो विपक्षी पार्टियां हैं, उसको एक कह लीजिए कि एक जो तुलसी गाबार्ड चूंकि यूएस इंटेलिजेंस की प्रमुख हैं, उनका ये बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता। और चूंकि तमाम देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाते हैं, इसलिए ये बयान उनका और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत में जो मुख्य जो निर्वाचन आयोग है उसके दावे पर भी सवाल उठते हैं, जिसने कहा कि नहीं ये फुल प्रूफ है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती, इसको हैक नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको लेकर और समीर जी खुद ट्रंप जो हैं वो सवाल उठा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में। हाँ जी हाँ, कि बैलेट पेपर सही है और ईवीएम सही नहीं है। और इससे पहले भी जब पिछला चुनाव तब हारे थे, उस समय भी उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर जो है वो सही है जी। हाँ। तो इसको लेकर अच्छा एलन मस्क जो है वो कह चुके हैं। हाँ। एलन मस्क ने जब कहा तो यहाँ के जो भाजपाई थे वो समझे कि शायद यहाँ की ईवीएम के लिए कहा जा रहा है, और जो राजीव चंद्रशेखर जो आईटी मिनिस्टर हैं वो बड़ा नाराज हो गए थे जी एकदम से। तो अब यह समझा जा सकता है कि ईवीएम को लेकर एक बड़ा मसला जो है बन रहा है। और इसी के साथ साथ समीर जी खबर ये है कि बिहार में वो जो नीतीश कुमार का घर घेरने का कांग्रेस का कार्यक्रम है वो मार्च शुरू हो चुका है। सचिन पायलट, सुप्रिया शिंदे जो उस मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं, तो मार्च शुरू हो चुका है।
जी बिल्कुल, तो मार्च ये शुरू हो चुका है कांग्रेस पार्टी का। और एक बार सुनेंगे कि सचिन पायलट ने जो मार्च को लेकर बात कही है, युवाओं के बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को लेकर बिहार में खास तौर पर जो है, हालांकि उनसे सवाल भी पूछा गया कि आपकी पार्टी थी तब भी वहां पर पलायन हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी उस बात को 3 दशक हो चुके हैं। ये देखेंगे इसको क्या किस तरीके से ये मार्च हो रहा है। और कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं इस मार्च में। बिहार के भी नेता हैं और बिहार के बाहर दूसरे राज्यों के भी हैं और केंद्रीय स्तर के भी तमाम नेता इस मार्च में शामिल हो रहे हैं। पार्टी आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर ये बिहार में विपक्ष के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है जो दिख रहा है कि वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में बिहार से पलायन हो रहा है। पलायन इसलिए हो रहा है कि रोजगार के मौके नहीं हैं, सरकारी नौकरियां नहीं हैं और न ही रोजगार के कोई दूसरे मौके हैं, ना तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज लग रही हैं कुछ। और पिछले 3 दशक से वहाँ पर इस तरह से सरकारें हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ लंबे समय से नहीं है, यही कह रहे थे राहुल गांधी। और 11 साल हो गए केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बावजूद इसके न तो पलायन रुक रहा है और न ही लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। पलायन बढ़ता जा रहा है, नौकरियां कम होती जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, पलायन बढ़ रहा है, नौकरियां कम हो रही हैं और नौकरियां कम नहीं हो रही हैं, नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है और कम भी हो रही हैं। यानी नई तो बनी नहीं रही, और जो है वो भी खत्म की जा रही हैं। और इसी तरीके से तमाम जो खड़गे जी ने कहा अपने एआईसीसी के अधिवेशन में, उन्होंने यही कहा कि पीएसयूज जो बेचे जा रहे हैं उसके पीछे का असली मकसद यही है कि किस तरीके से नौकरियां खत्म की जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जाए। और जब वो हो जाएगा तो जो दलितों का, मतलब SC ST OBC का जो आरक्षण है वो भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये किया जा रहा है और इसी को मद्देनजर अब बिहार में जो है ये यात्रा निकल रही है। और आज कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो सदाकत आश्रम से जो उनका दफ्तर है वहां से नीतीश कुमार के घर तक मार्च करेंगे और नीतीश कुमार का घर घेरेंगे। अब ये मार्च शुरू हो चुका है। सुप्रिया श्रीनेत और राजेश राम जो वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष और सचिन पायलट खास तौर से वहाँ पहुंचे हुए हैं इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। तो ये अब मार्च शुरू हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना पिछला कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यात्रा निकल रही थी, पलायन रोको नौकरी दो, उसका समापन है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यात्रा जब चल रही होगी तब भी ये बात नीतीश कुमार तक पहुंची होगी। और नीतीश कुमार दावा करते हैं कि लोगों को यहाँ पर नौकरियां मिल रही हैं। उनका गठबंधन है एनडीए भी दावा करता है कि लोगों को बहुत नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ी संख्या में नौकरियां कम हो रही हैं और नई नौकरियां निकल भी नहीं रही हैं। जो निकल भी रही हैं उनमें कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी वो कोर्ट में पहुंच रही हैं और उसमें धांधली की शिकायतें आ रही हैं। बीपीएससी का मामला है, किस तरीके से वो मामला बंद हो गया और बड़ी संख्या में छात्र कई दिनों तक वहां आंदोलन करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, कोई मांग उनकी नहीं सुनी गई। और इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं उनमें वहां से उनको धरने से हटाकर भगा भी दिया गया। तो ना तो बात सुनी जाती है, और अगर आप बात करने की कोशिश कहते हैं, बात सुनाने की कोशिश करते हैं, तो किस तरीके से वहां से हटाया जाता है, यानी उन पर कहर ढाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। इन स्थितियों में रोजगार और पलायन ये सब कितना बड़ा मुद्दा होगा ये तय होगा चुनाव के नतीजों के बाद। लेकिन उससे पहले ये दिखाई पड़ रहा है कि निश्चित तौर पर जिस तरह से ये हम मार्च देख रहे हैं, और इससे पहले जब बेगूसराय में राहुल गांधी पहुंचे थे कन्हैया कुमार के इस मार्च में, इस रैली में, उससे देखकर लग रहा है कि हाँ बड़ी संख्या में युवाओं की नाराजगी तो है ही, और वो विपक्षी गठबंधन को एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि शायद उनके आने से यहाँ पर पलायन रुके और नौकरियां मिले। हाँ बिल्कुल समीर जी, चूंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव सरकार में शामिल हुए और उसमें नौकरियां मिली तो उससे भी लोगों को लग रहा है। और राहुल गांधी जिस तरह की बातें करते हैं उससे भी लगता है कि, और चूंकि उन्होंने मुद्दा ही बनाया हुआ है कि रोजगार किस तरीके से हो, और उनका था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो 30 लाख जो केंद्रीय सरकारी नौकरियां हैं उनको हम तुरंत रिलीज कर देंगे, उनको भरेंगे। तो लेकिन वो सरकार नहीं बनी और मोदी जी क्यों उसको नौकरियों को भरेंगे 30 लाख को, क्योंकि अगर सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी तो आरक्षण देना पड़ेगा, तो आरक्षण देना नहीं है तो इसलिए नौकरियां भरी नहीं जाएंगी। तो ये है, तो अब लोग एक उम्मीद की नजर से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, एक बार राहुल गांधी का वो ट्वीट भी देखेंगे जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने किया है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र, बिहार सरकार तो गिरी ही है, केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर लगातार घिरी रहती है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। तो राहुल गांधी ने उनको 1 साल पहले का
की उनको याद दिलाई है कि आपने क्या वादे किए थे। जो कांग्रेस पार्टी ने जब अपने मैनिफेस्टो में युवाओं को नौकरी देने का एक योजना रखी थी, उसको आपने कॉपी तो किया, लेकिन सरकार बनने के बाद आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, यानी आप खुद ही भूल गए कि आपने वो वादा किया था। तो वो ट्वीट राहुल गांधी का बहुत मायने रखता है और उन्होंने लिखा हुआ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देश के युवाओं से पहली नौकरी पक्की देने का वादा किया। ये उनका कार्यक्रम था कि पहली नौकरी पक्की, जो अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने लिखा था। तो वही लिख रहे हैं राहुल गांधी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देश के युवाओं से पहली नौकरी पक्की देने का वादा करते हुए 1 लाख रुपए वार्षिक अप्रेंटिसशिप की गारंटी दी थी। युवाओं के बेहतर भविष्य और बेरोजगारी से राहत दिलाने के लिए ये एक क्रांतिकारी योजना थी। शायद मोदी सरकार को भी इसका अंदाजा था, इसलिए उसने हमारे घोषणा पत्र से नकल करते हुए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस स्कीम से एक भी युवा को लाभ नहीं मिला, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने के बावजूद बिना उपयोग के वापस कर दी गई। इससे एक बार फिर साफ होता है कि मोदी सरकार के लिए युवाओं का भविष्य कोई मायने नहीं रखता। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है और युवा हताश हैं, तब भी सरकार की यह लापरवाही सिर्फ चौंकाने वाली ही नहीं, शर्मनाक भी है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है और उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार को भी आईना दिखाया है कि कम से कम आपने जो वादे किए थे उनको तो आप पूरा करिए। और आपने अगर अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था तो वो कैसे पूरा किया जाएगा, आपको अगर उसका मैकेनिज्म नहीं पता है तो आप उसको फिर वादा करने की ज़रूरत क्या थी। और नहीं पता है तो आप उसमें सलाह ले सकते हैं, मशविरा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नौकरियाँ देने की बात हो ही नहीं रही है। बेरोजगारों का ध्यान ही नहीं है सरकार को, ये सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी अपने इस ट्वीट में। और कांग्रेस पार्टी बिहार की राज्य सरकार को घेर रही है वहां पर पलायन रोकने के लिए और नौकरी देने के लिए, इसकी मांग के लिए। हाँ, इसकी मांग के लिए। और समीर जी, इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि एक अंग्रेजी अखबार है, उसने एक जी हाँ खबर दी है। और खबर जो है वो ये है कि अडानी का जो महाराष्ट्र में धारावी प्रोजेक्ट है उसको किस तरीके से बढ़ाने के लिए 50,000 लोगों को जो कूड़ा का स्थान है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। कूड़े में 50,000 लोग डाल दिए जाएंगे ताकि धारावी पे कब्जा जो है ज़मीन पे अडानी का हो सके। ये एक बड़ी खबर दी है और कांग्रेस ने इसको लेकर जो है वो बड़ी सख्त प्रतिक्रिया जो समीर जी दी है कांग्रेस ने इसको लेकर। जी बताइए, धारावी प्रोजेक्ट अमलेंदु जी, ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भी बहुत चर्चा में था और महागठबंधन ने घोषणा की थी कि अगर वो आते हैं तो इस प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे। 1 लाख के करीब लोगों को वहां से विस्थापित किया जाना है और ये प्रोजेक्ट दिया गया है अडानी को। वहां महाराष्ट्र में इसकी भी चर्चा थी, जो वहां की शिवसेना है, उद्धव ठाकरे के गुट की संजय राउत कई बार बयान दिए थे कि वहां महाराष्ट्र की योजनाओं को गुजरात के लोगों को दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा तो वहां जो विस्थापित होने वाले लोग हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की बात हो रही थी। और अब वहां 50,000 लोगों को पुनर्वास करने की जो बात आ रही है वो कूड़े के ढेर पर उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। देखते हैं कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, लेकिन इसको लेकर सरकार की जबरदस्त आलोचना की है, महाराष्ट्र सरकार की भी, क्योंकि ये उसका प्रोजेक्ट है। और लिख रहा है कांग्रेस पार्टी का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उससे लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी के सबसे खास दोस्त अडानी मुंबई के धारावी को उजाड़ रहे हैं। अडानी को धारावी में अपनी दुनिया बसानी है जहां अमीरों के लिए सारी सुविधाएं हों। इसके लिए करीब 1 लाख गरीब भारतीय लोगों को धारावी से हटाकर मुंबई के सबसे बड़े कचरे के ढेर पर शिफ्ट किया जाएगा। ये कचरे का ढेर हर घंटे करीब 6,202 किलोग्राम मीथेन गैस उत्सर्जित करता है, जिससे हवा बेहद जहरीली है। साथ ही इससे निकलने वाला जहर वहाँ के पानी में भी घुला हुआ है। ऐसे में जिन 1 लाख गरीब भारतीयों को वहां शिफ्ट किया जाएगा उनकी सेहत पर इसका खराब असर होगा। लेकिन मोदी सरकार को क्या फर्क पड़ता है, उसे तो सिर्फ अमीरों की मौज से मतलब है। गरीब मरे तो मरे। नरेंद्र मोदी और अडानी भारत को 2 भारत में बदल रहे हैं। एक भारत जो उनके चहेते अमीरों का है, जिनके लिए हर सुख सुविधाएं हैं। दूसरा भारत जहां गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, उसका शोषण किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि किस तरीके से धारावी में जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था कचरे के ढेर पर की जा रही है। ये कितनी अमानवीय ये बात भी है, लेकिन
ये इस पर कोई संज्ञान न तो वहाँ की सरकार ले रही है, न केंद्र ले रही है, और प्रोजेक्ट को दे दिया गया है अडानी को। हाँ बिल्कुल, अडानी को प्रोजेक्ट दे दिया गया है और 50,000 से ज़्यादा जो है जी। गरीबों को वहाँ जो कूड़े के ढेर पर विस्थापित कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा जो लैंडफिल साइट है वो जी हाँ। जहाँ उनको हर विस्थापित, शहर का पूरा कचरा वहीं पे, पूरा कचरा वहीं पे। वैसे ही समीर जी आप देखिए कि हम लोगों की जो कॉलोनीज हैं, जहाँ सोसाइटीज़ हैं, वहाँ जब कूड़ा इकट्ठा किया जाता है वहीं से आपका निकलना दूभर हो जाता है, जबकि कूड़ा उठ के भी चला जाता है, उसके बाद भी वहाँ दुर्गंध बनी रहती है लगातार जी। और आप वहाँ बिना नाक पर रुमाल रखे हुए वहाँ से नहीं निकल सकते। आप सोचिए कि जो लैंडफिल साइट है वहीं अगर लोगों को बसा दिया जाएगा तो उनका जीवन किस तरीके का होगा। तो कांग्रेस ने यही सवाल उठाया है कि जहाँ पानी में भी जो है जहर मिला हुआ है, जो 6200 किलोग्राम जो रोज 6200 किलोग्राम, जी हाँ, मतलब रोज जो मीथेल वो जगह जो है वो उत्सर्जित करती है, उसको जो है वहाँ पे आप बसाएंगे तो आप किस तरीके से, और मीथेन गैस जो है वो बहुत जहरीली होती है। जी हाँ। समीर जी, तो और इसको लेकर जो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप उनके स्वास्थ्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी 1 लाख गरीबों को मार दिया जाए और मोदी जी के मित्र जो हैं उनके लिए ज़मीन जो है खाली धारावी करा ली जाए, इस पे जो है सरकार काम कर रही है। और ये आरोप लगे थे, संजय राउत ने तो खुलकर आरोप लगाया था कि 3000 करोड़ रुपया जो है गुजरात से लाया गया है और बांटा जा रहा है, 50-50 करोड़ रुपया एक विधानसभा क्षेत्र में बांटा जा रहा है। ये आरोप लगे थे। अब वो आरोप सही थे या नहीं थे हम नहीं कह सकते, संजय राउत का आरोप है, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं ये उन आरोपों की कहीं ना कहीं से पुष्टि करती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये जो इलाका है अमलेंदु जी, धारावी, यहाँ बहुत से छोटे मोटे रोजगार चल रहे हैं, छोटे मोटे उद्योग चल रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग सब बेरोजगार हो रहे हैं। जो राहुल गांधी गए थे जिस चमार स्टूडियो में, वो भी यही है। हाँ, जहाँ वो रामचेत को लेकर गए थे और चमार स्टूडियो जो है वो वहाँ गए थे, और वो भी यही धारावी में। मतलब धारावी जो एक तरह से कहा जाए कि मिनी जो है वो समझ लीजिए कि वो मतलब एक खासतौर से औद्योगिक क्षेत्र सा हो गया है। जी हाँ। और सस्ता सामान आपको मुंबई में अगर मिलता है तो वो धारावी का बना हुआ ही मिलता है जी। तो ये किस तरीके से उजाड़ा जा रहा है, ये सिर्फ गरीबों को, मतलब जो वहाँ रह रहे हैं 1 लाख लोग, उनको ही नहीं उजाड़ा जा रहा, बल्कि मुंबई में और भी लोग जो रह रहे हैं जिनको सस्ता सामान धारावी की वजह से मिलता है, उनको भी ना मिलने पाए वो सस्ता सामान, इसके लिए ये सब चीजें की जा रही है। बिल्कुल, लोग महंगे सामान खरीदने को मजबूर हो, क्योंकि जब वहां से लोग उजड़ेंगे तो दूसरी जगह जाएंगे, कूड़े के ढेर में वो फिर से उन इंडस्ट्री को कैसे स्थापित कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि यहाँ ज्यादातर वही लोग आते हैं जो यूपी, बिहार और तमाम राज्यों से पलायन करके आते हैं, जिनको अपने राज्यों में वहां न तो रोजगार की सुविधा है, न वहां पर किसी तरह के उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उनको मजबूर होकर आना पड़ता है, बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों की ओर। इसी मुद्दे को उठा रही है कांग्रेस पार्टी बिहार में। पलायन रोको, नौकरी दो, इस यात्रा का आज समापन हुआ है और उसी यात्रा पे ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये वही है। इसमें कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर तक पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मार्च कर रहे हैं। तो ये अब एक बिहार में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में वहां पर चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है। नीतीश कुमार तो घिरे ही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर केंद्र की एनडीए सरकार भी घिरी हुई है, क्योंकि वो बिहार में भी सरकार में शामिल है और सरकार में उसके 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सरकार में ये आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी की ही चल रही है, नीतीश कुमार तो सिर्फ एक मोहरा भर है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो ये एनडीए गठबंधन और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी उसमें घिरी हुई है। तो ये देखें ये विजुअल्स को किस तरीके से वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और उससे पहले एक सभा की गई है कांग्रेस पार्टी की, ये मार्च हो रहा है पार्टी के दफ्तर से लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर तक। तो नौकरी दो इस यात्रा का ये समाप्त नहीं हुई है। नेता कह रहे हैं वहां पर कि ये पहला फेज उसका समाप्त हो रहा है और इसको लेकर अभी लगातार यात्राएं होती रहेंगी। यानी नीतीश कुमार को लगातार इस मुद्दे पर घेरते रहेंगे, क्योंकि अब इन 4-5 महीनों में न तो नीतीश कुमार पलायन रोक पाएंगे और न ही नौकरी दे पाएंगे। तो ये मुद्दा उनके लिए एक गंभीर मुद्दा बना रहेगा, जो राजनीतिक रूप से उनको नुकसान पहुंचाएगा, ये बात तय है। हाँ बिल्कुल, ये राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ जाने के बाद नौकरियां निकलना बंद हो गई बिहार में जी। और तेजस्वी के साथ थी तो नौकरियां निकल नहीं थी, जबकि उससे पहले चुनाव में नीतीश कुमार कह रहे थे कि नौकरियां आएंगी कहाँ से। और जब तेजस्वी साथ में थे तो नौकरियां देनी पड़ी, 5.5 लाख नौकरियां निकली जी। और यानी अगर ये सरकार चलती पूरी तो 10 लाख नौकरियों का जो तेजस्वी ने वादा किया था तो 10 लाख नौकरियां निकलती। तो अब वो
नहीं निकल रही है, तो लोग अब उम्मीद की उससे देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि नौकरी माने तेजस्वी जो है वो नारा वहाँ चल भी रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ तेजस्वी, नौकरी माने तेजस्वी, यानी इंडिया गठबंधन को लेकर एक उम्मीद है युवाओं में, और जो बेरोजगार हैं बड़ी संख्या में, और उनका पलायन वहाँ से हो रहा है, पलायन करने को मजबूर है, उस मुद्दे को उठाया है अब इंडिया गठबंधन ने, और कांग्रेस पार्टी इस पर सरकार को घेर रही है। नीतीश कुमार के घर तक वो मार्च कर रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। निश्चित तौर पर ये चुनावी मुद्दा भी रहेगा। चुनावी मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से वादा किया था, और लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया है, उसकी याद दिलाई है राहुल गांधी ने। तो बेरोजगारी और पलायन, ये बड़े मुद्दे बिहार में राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा।